नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2015 प्रश्न पत्र के सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। केवीएस पीआरटी 2015 पेपर में सीडीपी से रिलेटेड कुल 40 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। आपकी सुविधा के लिए मैं इनको पार्ट्स में सॉल्व कराऊंगा। ये पहला पार्ट होगा केवीएस पीआरटी 2015 के सीडीपी पेपर का। अगर आप केवीएस पीआरटी अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है। शिक्षण अभिक्षमता के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, शिक्षण का काम कौन करेगा? टीचर करेगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आप लोग पढ़ते हैं जिसमें शिक्षण का काम टीचर करता है और अधिगम यानी सीखने का काम बच्चे करते हैं। तो शिक्षण का काम टीचर करेगा, यानी टीचर के अंदर कौन कौन सी क्षमता होनी चाहिए ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया है शिक्षण देने की तीव्र इच्छा। बिल्कुल सही बात है। एज ए टीचर मान लीजिए मेरे अंदर ज्ञान है लेकिन मेरे अंदर इच्छा ही नहीं है कि मैं बच्चों को सिखाऊं, तो उस ज्ञान का क्या मतलब है? एज ए टीचर मेरे अंदर ज्ञान ठूस के भरा भी है तो उससे क्या मतलब है? जब मेरे अंदर इच्छा ही नहीं है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, कुछ नया सिखाऊं, तो ये विकल्प कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि शिक्षण अभिक्षमता में ये होना चाहिए कि टीचर के अंदर शिक्षा देने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। दूसरा दिया गया शिक्षण के प्रति समर्पण। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर मुझे कल बच्चों का क्लास लेना है तो मैं अपना कुछ समय निकाल करके आज ही उसके लिए प्रिपेयर होऊंगा मेंटली कि मुझे कल कक्षा में क्या, कैसे, कब, किस टॉपिक के बारे में कैसे पढ़ाना है। तो उसके बारे में एज ए टीचर भले मुझे कल कक्षा लेनी है लेकिन आज ही से मैं चिंतन कर रहा हूं। यानी कि यह समर्पण होना चाहिए कि मैं अपना कुछ व्यक्तिगत समय भी शिक्षण के लिए निकाल पाऊं। ठीक है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा दिया गया शिक्षा देने की क्षमता रखना। बिल्कुल सही बात है। मेरे अंदर इच्छा भी है और मेरे लिए समर्पण भी है, लेकिन मैं योग्य ही नहीं हूं कि बच्चों को शिक्षा दे पाऊं, तो भी उस समर्पण का और उस तीव्र इच्छा का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान भी तो होना चाहिए कि मैं बच्चों को क्या पढ़ाना चाहता हूं। इसी को बोला जा रहा है शिक्षा देने की क्षमता रखना। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। अब 3 विकल्प तो हम लोग टिक कर नहीं सकते, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी इसका सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्टर सहायता सामग्री नहीं माना जाता। प्रश्न निगेटिव सेंस में, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी निगेटिव वाला हमारा उत्तर होगा। कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि प्रोजेक्ट सहायता सामग्री होता क्या है। कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि किसी इमेज को या फिर किसी वीडियो को प्रक्षेपित करता है किसी दीवार पर, किसी भी स्क्रीन पर या फिर किसी भी बोर्ड पर, उसे हम लोग प्रोजेक्ट सहायता सामग्री कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हो। प्रोजेक्टर में क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में जो भी इमेज है या फिर जो भी वीडियो है उसको किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित करता है, यानी प्रोजेक्ट करता है। तो प्रोजेक्टर यहां पर प्रोजेक्ट सहायता सामग्री के तौर पर देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी इमेज था या फिर चलचित्र था यानी वीडियो था वो प्रोजेक्ट किया गया, प्रक्षेपित किया गया किसी स्क्रीन पर। तो जो भी ऐसा डिवाइस होगा जो किसी इमेज को या फिर किसी वीडियो को कहीं पर प्रक्षेपित करेगा यानी प्रोजेक्ट करेगा, उसे हम लोग प्रोजेक्ट सहायता सामग्री के तौर पर देखेंगे। और जो ऐसा नहीं करेगा उसे हम लोग प्रोजेक्ट सहायता सामग्री के तौर पर नहीं देखेंगे। और यही हमसे पूछा गया कि कौन सा नहीं माना जा सकता। तो चलिए विकल्पों में चलते हैं। चौथा दिया गया है एपीडिया स्कोप यानी परिचित्रदर्शी। ये क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि चित्रों को, इमेजेस को किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, प्रोजेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो हमारे क्लासरूम में, जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम जो होता है उसमें आप लोग देखते होंगे कि आपके जो छत होता है उसमें एक प्रोजेक्टर लगा रहता है, इसीलिए इसे ओवरहेड बोलते हैं। हेड का मतलब होता है सर और ओवर का मतलब ऊपर, यानी सर के ऊपर जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है जो कि किसी कंप्यूटर से कनेक्ट होकर के उसके इमेजेस को और उसके वीडियो को किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, प्रोजेक्ट सहायता सामग्री के तौर पर होगा। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है कि जैसे पीपीटी हम लोग जो तैयार करते हैं, स्लाइड तैयार करते हैं, उसको प्रोजेक्टर के माध्यम से किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करना। तो ये भी बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि प्रोजेक्ट सहायता सामग्री है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें ब्लैक बोर्ड की, ऑप्शन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, तो क्या ब्लैक बोर्ड कोई ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से हम लोग स्क्रीन पर इमेज को या फिर वीडियो को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो यही हमसे तो पूछा गया था कि प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जा सकता। तो हमारा ब्लैक बोर्ड नहीं माना जा सकता, और चूंकि नहीं माना जा सकता इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों का मूल्यांकन करना है और मूल्यांकन बिल्कुल सही विधि से हो, इसलिए कौन सा मूल्यांकन प्रोसेस हमें अपनाना चाहिए। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन, यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005
सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या हुआ कि बच्चा जो कुछ भी गतिविधि कर रहा है या फिर कक्षा में जो कुछ भी सीख रहा है, उस सीखने के दौरान, उस गतिविधि के दौरान ही उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि बच्चा कितना सीख पाया है या फिर नहीं सीख पाया है। ठीक है। अब ये सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब ये कतई भी नहीं होता है कि पेपर पेंसिल के माध्यम से परीक्षा होगी, बल्कि अगर बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है तो टीचर अवलोकन के माध्यम से लगातार उसका मूल्यांकन कर रहे होंगे कि हाँ, ग्रुप में अगर बच्चा काम कर रहा है तो क्या वो दूसरों की सहायता कर रहा है, ग्रुप में कहीं डोमिनेंट तो नहीं है, कहने का मतलब कि दूसरे बच्चों पर हावी तो नहीं हो रहा है, केवल अपने आप को जबरदस्ती तो सब बच्चों पर नहीं थोप रहा है। ये सभी चीजें अवलोकन के माध्यम से सतत और व्यापक मूल्यांकन का पार्ट होती हैं। इसलिए सही तरीके से मूल्यांकन, जिसमें बच्चे के व्यवहार के साथ साथ उसके संज्ञानात्मक स्तर, उसके संवेगात्मक स्तर और साथ ही साथ उसके शारीरिक विकास सही दिशा में आगे बढ़ रही है या नहीं, ये सतत मूल्यांकन सही पॉसिबल है। यानी सही मूल्यांकन केवल सतत मूल्यांकन सही हो सकता है। छमाही मूल्यांकन जो होता है वो 6 माह के अंतराल पर होता है। यानी कि 6 माह में बच्चा क्या सीखा या क्या नहीं सीखा उसका हमें कहां पता चल पाया। केवल एक लिखित परीक्षा के माध्यम से 6 महीने में बच्चे को कहां पर दिक्कत आ रही थी, किस कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही थी, वो हम कवर नहीं कर सकते। इसलिए छमाही मूल्यांकन हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, इसे हम लोग योगात्मक मूल्यांकन के तौर पर भी देखते हैं। यह भी विकल्प निगेटिव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में साफ शब्दों में यह मेंशन किया गया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो कि योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन की तरफ बढ़े। रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है यानी कि किसी कॉन्सेप्ट या फिर किसी चैप्टर को पढ़ाने के बाद से उस बच्चे को आ रही उस कॉन्सेप्ट या फिर चैप्टर में समस्याओं के बारे में जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। यह सतत मूल्यांकन का पार्ट होता है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सतत मूल्यांकन जो है एक ब्रॉड सेंस है और उसी के अंतर्गत आता है रचनात्मक मूल्यांकन। जो तीसरा विकल्प था कोर्स के अंत में मूल्यांकन, यानी जो आपकी फाइनल परीक्षा होती है उसकी बात कर रहा था, यानी समेटिव असेसमेंट की बात कर रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समेटिव असेसमेंट को निगेटिव मांगता है। सही मूल्यांकन तभी हो पाएगा जब सतत और व्यापक मूल्यांकन होगा। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत ही रचनात्मक मूल्यांकन होता है। रचनात्मक मूल्यांकन यह कहता है कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद से उस कॉन्सेप्ट में आ रही दिक्कतों को जानने के लिए, अब यही तो सतत मूल्यांकन कहता था कि जो गतिविधि कराई जा रही है या फिर जो भी शिक्षण विधि कराई जा रही है उसी दौरान उसका मूल्यांकन होगा। यानी कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है उसी दौरान मूल्यांकन, यह भी रचनात्मक मूल्यांकन कहीं ना कहीं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 यहां पर संकुचित हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी यहां पर ब्रॉड सेंस में ऑप्शन नंबर बी सतत मूल्यांकन के माध्यम से बच्चे का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो बच्चे का पहला शिक्षक उसके माता पिता होते हैं। पहला ध्यान दीजिएगा, उनके माता पिता, बच्चे के जो माता पिता हैं वो उनका पहला शिक्षक होता है। पहला विकल्प दिया गया है माहौल। माहौल देखिए, बच्चा अपनी माहौल अपने परिवेश से सीखता है, लेकिन परिवेश में आने से पहले वो माता पिता के संपर्क में आता है। अब ऐसा थोड़ी है कि बच्चा पैदा होते ही तुरंत परिवेश के संपर्क में आने लगा, नहीं, वो कम से कम 2 से 3 महीने अपने माता के पास ही रहता है, अपने परिवार के सदस्यों के पास ही रहता है, वो बाहर तक नहीं निकलता कम से कम 2 से 3 महीने। तो पहला शिक्षक तो उसके माता पिता ही होंगे। शिक्षक की बात करें तो शिक्षक जब बच्चा प्री प्राइमरी में जाएगा, जब कक्षा 3 में जाएगा, तब तो जो वो जाकर के टीचर से इंटरेक्ट करेगा, अंतःक्रिया करेगा। क्या 3 साल से पहले वो कुछ नहीं सीखा रहता है? बिल्कुल सीखा रहता है। जीन पियाजे बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक मानते थे। उनका यह मानना था कि बच्चे विद्यालय आने से पहले अपने परिवेश से विभिन्न प्रकार के अनुभव लेकर के आते हैं। अनुभव क्या है? बच्चे का पूर्व ज्ञान ही तो है। और वो पूर्व ज्ञान कहां से मिला? वो पूर्व ज्ञान मिला उसके माता पिता के द्वारा और उसके परिवेश के द्वारा। तो शिक्षक तो परिवेश के भी बाद में आ रहा है, तो शिक्षक तो बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। परिवेश भी निगेटिव हो गया क्योंकि पैदा होने के बाद से तुरंत वो परिवेश के संपर्क में नहीं आता है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, माता पिता इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह, यानी कि एक टीचर को समाज में कब सम्मान मिलना चाहिए, यह हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है एक आदर्श जीवन जीता हो। बिल्कुल सही बात है, ध्यान से समझिएगा। आदर्श जीवन कहने का मतलब कि टीचर की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। अब टीचर कक्षा में कुछ ऐसे तड़क भड़क कपड़े पहन करके नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चे अवलोकन के माध्यम से भी सीखते हैं। अब बच्चे के सामने टीचर सिगरेट नहीं पी सकता, बच्चे के सामने टीचर धूम्रपान नहीं कर सकता, इस प्रकार की गलत अनुचित व्यवहार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बच्चे उनके व्यवहार को देख करके उसी से सीखते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर को ऐसे ही समाज का निर्माण करता नहीं कहा जाता है, क्योंकि उनके गुणों से ही बच्चे सीखते हैं। अब उनका जो गुण होना चाहिए, उनकी जो दैनिक जीवनचर्या होनी चाहिए, वो आदर्श जीवन व्यतीत करेंगे, तभी तो बच्चे उनसे कुछ सीख पाएंगे। तो आदर्श जीवन यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव है, तभी उसको सम्मान मिलेगा। ठीक है, तो पहला पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए, निष्ठावान अपनी ड्यूटी करता हो। बिल्कुल सही बात है। अब ऐसा ना हो कि टीचर बिना बताए 10 दिन छुट्टी मार लिया, बच्चे कक्षा में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये निष्ठावान पूर्वक अपनी ड्यूटी करे कि वो उसका जो ड्यूटी है कि बच्चों को सही ढंग से पढ़ाना है, तो वो अपनी ड्यूटी करे। ऐसा ना हो कि वो बिना बताए छुट्टी मार ले। तो ये भी विकल्प कहीं ना कहीं सही बात है।
तभी उसका सम्मान होगा। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गया। तीसरा देखिए, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। प्रभावकारी तरीके से कहने का मतलब कि बच्चे की जो रुचि है, जो जिज्ञासा है, उसको और बढ़ाए ताकि बच्चा मोटिवेटेड हो, इंटरनली मोटिवेटेड हो चीजों को सीखने के संदर्भ में। तो ये भी प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने का योग्यता उसमें होना चाहिए। अब 3 विकल्प तो हम लोग कर नहीं सकते टिक, इस वजह से तीनों को कट कर दीजिए और उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शैक्षणिक दौरों के दौरान अपने बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा, कहा क्या जा रहा है कि शैक्षणिक दौरा, जैसे कि जो शैक्षणिक भ्रमण होता है उस दौरान एज ए टीचर हम कौन सी अपेक्षा बच्चे से नहीं करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी प्रश्न निगेटिव सेंस में, तो निगेटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों को दौरों का आनंद लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सही बात इसलिए है क्योंकि बच्चे अब किसी शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहे हैं तो वहां दुखी थोड़ी रहेंगे, यानी उसका आनंद लेंगे। जैसे कि बच्चा, देखिए बच्चे का जो संज्ञान होता है उसके इमोशन से पूरी तरीके से प्रभावित होता है, यानी कि संवेग से प्रभावित होता है। अब बच्चा आनंदित रहेगा तभी तो उस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान जो कुछ भी उसको अवलोकन करने के लिए मौका मिलेगा उसको सही ढंग से देख करके सीख पाएगा। यानी कि आनंदित होना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है। चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, बच्चों को अवलोकन करके प्रश्न पूछने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चे अपनी जिज्ञासा को कैसे शांत करेंगे? जाहिर सी बात है, जब एज ए टीचर हमसे प्रश्न पूछेंगे बच्चे, तभी तो उनकी जिज्ञासा शांत होगी कि उनके मन में कुछ भी जिज्ञासा आई वो तुरंत प्रश्न पूछे कि सर ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही बात तो बोला जा रहा है कि बच्चों को अवलोकन करके प्रश्न पूछने चाहिए। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। चौथा देखिए, बच्चों को अवलोकन करके अपनी डायरी में प्रश्न लिख लेने चाहिए, यह भी बात बिल्कुल सही है। देखिए, अवलोकन करने से बच्चे में अवलोकन कौशल का विकास किया जा सकता है, और जब बच्चे अपनी डायरी में प्रश्न को लिखेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि देखिए, कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं और 1 घंटे का शैक्षणिक भ्रमण किसी टूर पे बच्चे को ले गया है तो 1 घंटे में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सभी बच्चे आपसे उस समय उसी दौरान प्रश्न पूछे, क्योंकि इतना समय नहीं है कि सभी बच्चों का इंडिविजुअली अलग अलग उत्तर दिया जा सके। इसलिए प्रत्येक बच्चे डायरी में अपना प्रश्न लिख लेंगे तो इसको बाद में भी कक्षा में चर्चा के दौरान इसको कहीं ना कहीं आप बता सकते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गया। प्रश्न विकल्प जो है वो पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन विकल्प उत्तर हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बच्चों को कोई भी प्रश्न पूछने चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है, क्यों? क्योंकि शैक्षणिक भ्रमण अगर किसी एक मुद्दे को लेकर के, जैसे कि ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण करने के लिए आप किसी ऐतिहासिक स्तर पर ले गए हैं तो उससे कोई भी प्रश्न आप नहीं पूछ सकते। जाहिर सी बात है, उस बिल्डिंग, उस इमारत से जुड़ी हुई प्रश्न ही बच्चे आपसे पूछेंगे। अब वहां पर बच्चे आपसे ये नहीं पूछेंगे कि पठान का कलेक्शन कितना हो गया, पठान मूवी कैसी है, पठान में कौन कौन से सॉन्ग है। ये प्रश्न वहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वहां पर यह है कि जिस मुद्दे पर वो शैक्षणिक भ्रमण किया गया था उस मुद्दे से जुड़े हुए ही प्रश्न पूछे जाए। वहां पर ऐसे प्रश्न थोड़ी हो सकते हैं कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था, तो ये प्रश्न उससे रिलेटेड नहीं है। इसलिए यहां पर यह विकल्प निगेटिव है कि कोई भी प्रश्न हम नहीं पूछ सकते हैं। जिस मुद्दे पर शैक्षणिक भ्रमण हुआ है उसी मुद्दे से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर निगेटिव है, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? ध्यान से समझिएगा, छात्रों को प्रेरित करना है किसके लिए? पढ़ाई के लिए। तो छात्रों को प्रेरित करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो ये होता है कि हम छात्रों में जिज्ञासा को उत्पन्न करें, रुचि को उत्पन्न करें। क्योंकि जब बच्चा जिज्ञासु होगा, चीजों को जानने के लिए तत्पर होगा, तो थर्नडाई के तत्परता के नियम से जितना ज्यादा बच्चे तत्पर होंगे, खुद से करके सीखने के लिए उत्साहित रहते हैं। जैसे कि जब बच्चा जिज्ञासु होगा तो करके सीखने के लिए उत्साहित होगा, क्योंकि जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहीं ना कहीं से तो वो प्रश्न पूछेगा, कहीं ना कहीं से तो वो चीजों को ढूंढ रहा होगा, यानी करके सीखने की तरफ उसको बढ़ावा मिलेगा अगर बच्चा जिज्ञासु होगा। और जिज्ञासा की वजह से बच्चे रुचि लेते हैं, और रुचि की वजह से बच्चे इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। तो इस वजह से हमें क्या करना है? प्रश्न में पूछा गया था कि छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है, तो बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, जिज्ञासा उत्पन्न करना सबसे सर्वोत्तम साधन होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, छात्रों के माता पिता से नियमित रूप से मिलना। अब एज ए टीचर हम छात्रों के माता पिता से मिलकर के करेंगे क्या? क्योंकि सिखाना तो अल्टीमेटली बच्चे को है ना, तो रुचि जो है, जिज्ञासा जो है बच्चे में पैदा करना है। माता पिता को हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपके बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं, ये पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए हो सकता है, लेकिन हम उससे नियमित रूप से, ऐसा नहीं कि अब डेली उनके माता पिता से मिल रहे हैं, तो ये विकल्प निगेटिव है, ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा
दूसरा देखिए, छात्रों का सहयोग लेना, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव जरूर है। क्यों पॉजिटिव है, ध्यान से समझिएगा। इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि बच्चे भी सक्रिय होने चाहिए, यानी कोई भी गतिविधि कराई जा रही है उस गतिविधि में बच्चे का भी सहयोग लेने की बात की जा रही है, तो ये पॉजिटिव जरूर है। मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा क्यों। पहला देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री सहायता का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सहायता सामग्री का प्रयोग, यानी कि एक जैसे दृश्य श्रव्य क्या हो जाएगा, आपका कंप्यूटर हो गया, टेलीविजन हो गया, इस प्रकार के चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। निश्चित तौर पर जो बच्चों का अधिगम होता है, जितनी ज़्यादा इंद्रियां एक्टिव रहेंगी उतना ज़्यादा अधिगम अर्थपूर्ण होता है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करने से भी कहीं ना कहीं बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन प्रश्न देखिए हमसे पूछा किस में गया है, प्रश्न हमसे प्रेरित करने के लिए पूछा गया है, यानी बच्चे को मोटिवेट करना है। ये जो पहला वाला विकल्प था ये इसलिए था कि बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण होगा, लेकिन इसके लिए बच्चे मोटिवेटेड थोड़ी होंगे। ये कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जिसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, तो उस टॉपिक का अधिगम अर्थपूर्ण किया जा सकता है, लेकिन इससे बच्चे अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए मोटिवेटेड नहीं होंगे। हमें क्या करना है कि बच्चे को मोटिवेट करना है चीजों को सीखने के लिए। तो ये केवल उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट तक सीमित था जो कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके पढ़ाया गया है, उससे बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण किया जा सकता है, लेकिन अगले टॉपिक के लिए मोटिवेट नहीं किया जा सकता, इसलिए यह विकल्प निगेटिव गया पहला वाला। अब देखिए दूसरा दिया गया, पाठ को सबसे रोचक बनाना। जितना ज्यादा आप रोचक बनाएंगे उतना बच्चा जिज्ञासु होगा, और जितना जिज्ञासु होगा चीजों को खोजेगा, खुद करके सीखने के लिए प्रेरित रहेगा। और कहीं ना कहीं जब उसमें प्रेरणा आ गई, यही तो हमसे पूछा गया था कि प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। और बाकी का जो तीसरा विकल्प था वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा संकुचित हो जाएगा, क्योंकि बच्चों से आप सहयोग भी ले सकते। जैसे कि आप देखिए, जब आप छोटे रहेंगे तो आपके टीचर के द्वारा आपको कई बार कुछ दिया गया होगा कि बेटा स्कूल का ये काम है, जैसे कि रजिस्टर में बच्चों का नाम लिखना है, उसको लिख दीजिए। तो वहां पर टीचर बच्चों का सहायता ले रहे हैं रजिस्टर लिखने में, लेकिन क्या उसके बाद आप मोटिवेटेड होते हैं पढ़ने के लिए? नहीं होते हैं, क्योंकि केवल सहायता लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए रुचि उत्पन्न करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सबसे सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ध्यान से समझिएगा, प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया है। अच्छी उपलब्धि जांच यानी कि किसी परीक्षण की बात की जा रही है, इसमें से कौन सा एक प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, यह हमसे पूछा जा रहा है। प्रश्न निगेटिव सेंस में तो विकल्प भी निगेटिव ही होगा। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विधि मान्यता, विधि का मतलब होता है कानून, और मान्यता का मतलब कि एक ऐसा परीक्षण हो जो कि मानक के अनुरूप हो, यानी कि जो भी उसके लिए कानून बनाए गए हैं उसके अनुरूप हो। जैसे कि आप बीएड बीटीसी में जो परीक्षा देते हैं उसका जो आयोग होता है, जैसे कि अगर बीटीसी की मैं बात करूं डीएलएड की, तो उसका आयोग पीएनपी है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो वहां पर उनका एक पैटर्न है कि 25 नंबर वाले प्रश्न पत्र में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, उसके बाद से 1 नंबर के भी प्रश्न आते हैं और 2 नंबर के भी प्रश्न आते हैं। तो उनका ये पैटर्न है। अब कोई एक ऐसा परीक्षण नहीं किया जा सकता जिसमें बच्चे का 5 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि उसे विधि मान्यता नहीं बोलेंगे। इसलिए यह कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, क्योंकि जो भी परीक्षण होगा उस आयोग के द्वारा अगर बनाया जा रहा है, टेस्ट का प्रारूप बनाया जा रहा है, तो वो उनके द्वारा जो कानून पहले बना दिया गया है उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये बात तो पॉजिटिव हो गई, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, विश्वसनीयता की बात की जा रही है। विश्वसनीयता का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझिएगा। एज ए टीचर मैंने कोई एक परीक्षण बनाया जिसके माध्यम से बच्चे का टेस्ट लिया। अब उस टेस्ट में बच्चे ने अपना परफॉर्मेंस दे दिया, उसके बाद से जब उसका मूल्यांकन किया गया तो एक बार मैं जांच रहा हूं, तो मान लीजिए 10 नंबर का पेपर था, तो उसमें मैंने उसको 8 दिया। दूसरी बार जब जांचा तो उसका नंबर 7 आ गया। तीसरी बार जब जांचा तो उसका नंबर 9 आ गया। चौथी बार जांचा तो उसका नंबर 5 आ गया। मतलब कि एक ऐसा टेस्ट जिसमें बार बार जांचने पर अगर उसका उत्तर या फिर उसका नंबर अलग अलग आ रहा है तो उसे विश्वसनीय नहीं बोलेंगे। लेकिन विश्वसनीयता का मतलब यह होता है कि अगर उसका 1000 बार भी उसकी कॉपी का मूल्यांकन किया जाए और अगर वो 8 नंबर पाया है और बार बार उसका नंबर 8 आ रहा है, तो ये बोलेंगे कि ये विश्वसनीय टेस्ट था, विश्वसनीय बोलेंगे। यानी विश्वसनीयता भी पॉजिटिव सेंस में, लेकिन प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होता है? देखिए वस्तुनिष्ठता ये होता है कि देखिए एज ए टीचर मान लीजिए मैंने एक टेस्ट बनाया जिसमें बच्चे को 8 नंबर मिला। अब कोई दूसरा टीचर उसको जांच कर रहा है और उसको मान लीजिए 7 नंबर मिल गया। कोई तीसरा टीचर जांच किया तो उसको 6 नंबर मिल गया। तो इसे हम लोग वस्तुनिष्ठ परीक्षण नहीं बोलेंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मतलब ये हो गया कि दुनिया का कोई भी टीचर उसको जांच ले, अगर मैंने उसको 8 नंबर दिया तो दुनिया का कोई भी टीचर जांचे, अगर उसको 8 नंबर मिल रहा है तो वो परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण बोला जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, द्विअर्थकता।
अर्थकता का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा प्रश्न मैं तैयार कर रहा हूं जिसके दो अर्थ निकल रहे हैं, तो अब बच्चा प्रश्न को समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आधे बच्चे हो सकता है कि एक अलग अर्थ निकाल ले, आधे बच्चे अलग अर्थ निकाल लें, तो इससे होगा क्या कि दोनों बच्चों का उत्तर अलग अलग आने की संभावना रहेगी। तो ये जो अभिलक्षण है ये नहीं होना चाहिए परीक्षण में। एक प्रश्न जब मैं पूछ रहा हूं तो प्रश्न का एक ही अर्थ निकलना चाहिए, द्विअर्थकता यहां पर निगेटिव सेंस में, और चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको डाउट थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा। आप बी और डी वाले में मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। बी वाला में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि कितनी बार भी इसका जांच किया जाए तो उसका नंबर उतना ही आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। और डी वाले में मैंने आपको क्या बताया कि दुनिया का कोई भी टीचर जांचे उसका नंबर कांस्टेंट आना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, बी वाले में जो टीचर कॉपी जांच रहा था बार बार, वो एक ही टीचर था, कॉमन था। तो कॉमन टीचर जब बार बार जांचे और उसका नंबर जब एक आए तो उसे विश्वसनीयता बोलते हैं, और जब अलग अलग टीचर जांचे और एक ही नंबर आए तो उसे वस्तुनिष्ठ बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। विश्वसनीयता में एक ही टीचर बार बार जांचता है और वस्तुनिष्ठता में अलग अलग टीचर बार बार जांचता है। उम्मीद करता हूं अब चीजें स्पष्ट हुई होंगी। यहां पर प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, तो प्रश्न द्विअर्थ नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहां पर निगेटिव था और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समाज के एक एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य क्या है। तो स्कूल का प्राथमिक कार्य ये होता है, देखिए समाज के एजेंट के तौर पर बोला गया है, यानी कि स्कूल क्या करते हैं। अब जिंदगी भर बच्चा स्कूल में पढ़ाई तो करेगा नहीं। या अगला प्रश्न पूछा गया था, समाज के एक एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य क्या है। ध्यान से समझिएगा, समाज का एजेंट के तौर पर बोला गया है, यानी कि स्कूल का काम क्या होता है। स्कूल का काम ये होता है कि बच्चे में समाज के लिए उसको तैयार करना। कैसे, ध्यान से समझिएगा, बच्चा जो कुछ भी विद्यालय में औपचारिक तरीके से सीख रहा है उसको अपने दैनिक जीवन में परिलक्षित कर पाए, इसी को बोलते हैं शिक्षा का उच्चतम उद्देश्य। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम डिग्री में 100 में से 99 नंबर ला लें, ये उद्देश्य नहीं होता है। ये केवल और केवल हमारी जो शिक्षा प्रणाली है देश भर की, वो बहुत गलत हो चुकी है कि हम केवल नंबर के पीछे भाग रहे हैं। शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम बच्चों को कहीं ना कहीं दैनिक जीवन के लिए तैयार करें, ताकि बच्चा जो कुछ भी व्यवहार सीख रहा है औपचारिक तरीके से, जो कुछ भी वो नैतिकता सीख रहा है, वो अपने व्यवहार में परिलक्षित कर पाए। अब कोई एक बालक है जो कि नैतिक शिक्षा में 100 में से 100 अंक पा गया, लेकिन घर पर जाकर के अपने बड़े माता पिता या फिर अपने बड़े भाई का सम्मान नहीं कर रहा है, समाज में किसी बड़े लोग का सम्मान नहीं कर रहा है, तो इस नंबर का क्या मतलब हो गया। कोई मतलब नहीं है। जब तक कि वो व्यवहार जो औपचारिक तरीके से विद्यालय में सीखा है वो अपने दैनिक जीवन में परिलक्षित ना करे, तब तक शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं होता है। इसलिए यहां पर स्कूल का जो प्राथमिक कार्य होता है एक एजेंट के तौर पर समाज के, वो यही होता है कि समाज के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया सामाजिक स्थिरता बनाए रखना, बिल्कुल निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, ध्यान समझिएगा। समाज में अपने कुछ नियम कानून है, जैसे कि रीति रिवाज, प्रथा हैं, उन सबको बोला जा रहा है कि वो बिल्कुल कांस्टेंट बनाए रखना, स्थिर बनाए रखना। तो निगेटिव इसलिए है क्योंकि हमारे समाज में कई कुरीतियां भी हैं, कई बुराइयां भी व्याप्त हैं। जैसे कि हमारे समाज में पहले बाल विवाह प्रथा थी, जिसके अंतर्गत छोटी छोटी बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, जो कि अपना खुद का देखभाल नहीं रख सकते, वो शादी जैसे चीज को कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो अगर समाज में स्थिरता रहेगी तो ये निगेटिव तौर पर है, क्योंकि हमें शिक्षित होकर के समाज में फैले कुरीतियों को हटाना भी तो है, तो समाज को स्थिर नहीं रखना है। यह विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि समाज जो है वो परिवर्तनशील होना चाहिए। आज से 100 साल पहले जिस प्रकार से हमारे समाज में पहनावा था और ये सभी चीजें थी, जो कुरीतियां थी, क्या आज के डेट में वो देख पा रहे हैं आप? नहीं देख पा रहे हैं। पहले समाज में लड़कियों को पढ़ने की इजाजत तक नहीं होती थी, लेकिन आज इस समाज में देखिए लड़कियां लड़कों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ रही हैं। तो समाज स्थिरता को बनाए रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि समाज परिवर्तनशील होता है, वो समय के साथ बदलता रहता है। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बच्चों में व्यावसायिक क्षमता का एक पर्याप्त स्तर विकसित करना। बच्चों में व्यावसायिक क्षमता यानी व्यवसाय से जुड़ा हुआ, बिजनेस से जुड़ा हुआ, रोजगार से जुड़ा हुआ बात की जा रही है। बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं, देखिए पेपर आप पीआरटी का सॉल्व कर रहे हैं, प्राइमरी स्तर का सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको बच्चे के माइंड को ध्यान में रखकर के ही उत्तर देना है। अब कक्षा 5 तक को प्राइमरी बोलते हैं, कक्षा 5 तक के बच्चे कहां व्यवसाय के लिए तैयार हो रहे हैं? विकल्प निगेटिव हो गया ना, क्योंकि 5वीं का कोई बच्चा बिजनेस या फिर कोई अपना स्टार्टअप थोड़ी डालने जा रहा है, तो व्यावसायिक क्षमता यहां पर निगेटिव हो जाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प दिया गया, बच्चों को अपने परिवेश को समझने में मदद करना। तो यह भी विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, ध्यान से समझिएगा। बच्चा परिवेश को देख करके, अवलोकन करके वो चीज़ों को एक्वायर करता रहता है, वो परिवेश से देख करके चीज़ों को समझ रहा है। इसमें मदद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे को जीवन के लिए तैयार करना। अब उसके परिवेश में मान लीजिए कुछ ऐसा माहौल हो, उसके परिवेश में कुछ ऐसा माहौल हो
जिसमें जिसमें कुछ निगेटिविटी हो, तो क्या उस परिवेश से मदद लेना इंपॉर्टेंट है? नहीं इंपॉर्टेंट है। वो शिक्षित होगा तो कहीं ना कहीं समझेगा कि हाँ, हमारे परिवेश में ये कुरीति थी, उससे मदद लेना नहीं है बल्कि उस कुरीति को बदलने के लिए आवाज उठाना है। चौथा विकल्प कह रहा था कि अपने परिवेश को समझने में मदद लेना। तो परिवेश को समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर परिवेश में हमारे कुछ कुरीति है तो शिक्षा के माध्यम से उस कुरीति पर चोट करना इंपॉर्टेंट है। और यही बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर सी में कि बच्चे को जीवन के लिए तैयार करना, यानी कि बच्चा एक सही जीवन जी पाए, सही जीवन जी पाए, उसमें वो सभी मूल्य हों कि बड़ों का सम्मान करे, अगर समाज में कुछ कुरीति है तो उसका विरोध करे। ये सब कुछ कहीं ना कहीं ये स्कूल का प्राथमिक कार्य है, जो कि समाज के एजेंट के तौर पर देखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सबसे सटीक है और यही इसका सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है? शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य गुण हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि उसे विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। विकल्प निगेटिव हो गया। क्यों निगेटिव हो गया? देखिए, आप लोग जो प्राइमरी का पेपर पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपका माइंड बिल्कुल ओपन होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, बंधा नहीं होना चाहिए कि हम एक ही विकल्प को आंख बंद करके केवल सटीक मान लें। देखिए, विषय का विशेषज्ञ होने का मतलब कि जब आप टीजीटी के लिए तैयारी करते हैं, पीजीटी के लिए तैयारी करते हैं, तो आप वहां पर सब्जेक्ट टीचर के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन जब आप प्राइमरी के लिए तैयारी करते हैं तो प्राइमरी में किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि जितने भी प्राइमरी में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो गणित हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, हमारा परिवेश हो, और विज्ञान के कुछ पार्ट्स हों, सामाजिक विज्ञान के पार्ट हो, सभी एक ही टीचर के माध्यम से प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसलिए विषय का विशेषज्ञ होना यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सभी विषय को टीचर को पढ़ाना है। विषय का विशेषज्ञ होना हायर क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का उसमें मास्टरी होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं टीचर बनने के लिए। तो ये आप देख लीजिए कि आप प्राइमरी स्तर के बच्चों को ध्यान में रख करके इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए विषय विशेषज्ञ होना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स को बच्चों को पढ़ाना होता है। ठीक है, तो विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, उसे एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए। यह भी विकल्प निगेटिव है। अब मान लीजिए कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूं, बहुत विद्वान हूं, लेकिन मैं अपनी बात को बच्चों को समझा ही नहीं पा रहा हूं। मुझे कौन सी शिक्षण विधि का अप्लाई करना है बच्चों को सही ढंग से पढ़ाने के लिए, वो अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरे ज्ञान का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हम बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाए। ठीक है, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, उसे अनिवार्य रूप से अच्छे पहनावे वाला व्यक्ति होना चाहिए। यह भी बात बिल्कुल निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? इसलिए निगेटिव है क्योंकि मैं मान लीजिए रोज कोट पैंट और ये सभी टाई सूट बूट लगा कर जा रहा हूं, लेकिन बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा हूं। तो इस अच्छे पहनावे का मतलब क्या है? देखिए, बच्चा अच्छा पहनावा देख करके निश्चित तौर पर थोड़ा प्रभावित जरूर होगा मेरे से, लेकिन अल्टीमेटली उसके व्यवहार में परिवर्तन करना है, उसी को तो अधिगम बोलते हैं। और व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा? जब मैं बच्चे के साथ प्रयास करूंगा, उसको सिखाने की कोशिश करूंगा। जब मैं सिखा ही नहीं पाऊंगा, केवल कपड़े अच्छा पहना जाना हो, तो ये अच्छा गुण नहीं माना जाएगा। एक ही विकल्प बचा, उसमें भरपूर धैर्य और संयम होना चाहिए। यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों एप्रोप्रिएट है? ध्यान से समझिएगा। एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चे खेल के माध्यम से ही सीखेंगे और कहानियों के माध्यम से ही सीखेंगे। अब मान लीजिए मैं बच्चों को खेल के माध्यम से सिखा रहा हूं, वहां पर कोई एक बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है कक्षा में दूसरे बच्चे को, और मुझे भी इरिटेट कर रहा है एज ए टीचर। तो यहां पर मेरे अंदर से तो ये आवाज आएगी कि हाँ, जा करके उस बच्चे को पीट दिया जाए। लेकिन क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मुझे रोकता है एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कि किसी भी प्रकार से मैं बच्चों को शारीरिक दंड या फिर शाब्दिक दंड नहीं दे सकता। तो मेरे अंदर धैर्य होने चाहिए कि अगर बच्चा मुझे परेशान भी कर रहा है तो मैं पेशेंट रहूं, कि हाँ, मेरे अंदर पेशेंस होना चाहिए कि मैं उसको धैर्यपूर्वक सुनूं, उसकी बातों को समझूं कि आखिर वो इरिटेट कर रहा है तो आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। मैं धैर्यपूर्वक होकर के पर चिंतन करूंगा और उस बच्चे को भी साथ लेकर के चलूंगा, भले ही वो मुझे या फिर अन्य बच्चों को परेशान कर रहा था। तो यहां पर धैर्यवान होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट हो जाएगा विकल्प के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सबसे सटीक उत्तर है। दोस्तों, केवीएस पीआरटी 2015 पेपर के सीडीपी पार्ट के फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगला पार्ट देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक जितने भी केवीएस पीआरटी के पेपर हुए हैं, सबका डिटेल में सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।